क्वेश्चन हमारा कह रहा है 45 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट साइड ऑफ वर्ड्स। Madhubani paintings mostly depict and Hindu religious figures and themes generally associated with Hindu deities. Natural objects like sun, moon and religious plants like ये वाला है। नेचर में तुलसी, रूरल लाइफ में पीपल, रूरल लाइफ में तुलसी, नेचर में पीपल। तो यहाँ पर जो है नेचर में तुलसी है, ये आपका सही आंसर होगा। 45 के बाद देखिए 46वें क्वेश्चन में कह रहा आपसे, एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज आर आल्सो कॉल्ड एज। कह रहे हैं प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? तो इसका जो है ऑप्शन अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिक एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या करता है। मतलब जो भी स्थल मंडल है वहाँ पर जो बड़े पैमाने में कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी व्याख्या करता है। अब सारी प्लेट, जो दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, वह नीचे से मैग्मा उठकर नया प्लेट का निर्माण करता है। नई प्लेटों के निर्माण के कारण इसे अपसारी किनारा भी करते हैं। यह मैग्मा समझ रहे हो ना, जो पिघले हुए होते हैं ढेर सारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और पृथ्वी को फाड़ करके ऐसे लावा के फॉर्म में ऊपर बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं। तो ज्वालामुखी के बाहर जो निकलता है उसे लावा कहते हैं, और वही चीज़ जब वो पृथ्वी के अंदर रहती है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब 47 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो यहाँ पर जो है तो सभी को पता है कि टी लाइम्फोसाइट्स की गिरावट के कारण होती है। फिर उसके बाद एड्स रोगियों में न्यून वही चीज़ बोल रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि इफ़ C = 40 + 0.6 वाइज कंजम्पशन फंक्शन देन द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन इज। तो सेविंग फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? S = y - C। तो यहाँ पर जो है C की वैल्यू जो है जो दी हुई है वो हमने यहाँ रख दी। रखने के बाद देखो ये जो है y 0.6 y और y इसमें ये 1 होगा, 1 में 0.6 घटा दिए तो +0.4 आएगा, 0.4 y - 40। तो यही आपका सेविंग होगा। ये फार्मूला याद रखना कि S = y - C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? When and where the first summit of non-aligned movement (NAM) was organized? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बेलग्रेड 1961। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं, उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वयं को दोनों गुटों सोवियत संघ और अमेरिका से दूर रखा और एक ऐसे संगठन के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना की जो स्वतंत्र और तटस्थ रहने की मांग कर रहा था। पांडुक सम्मेलन के 6 वर्ष बाद दिसंबर 1961 में गोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ध्यान रखना 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन में। हाँ। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि फिजिक्स से देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं आर्गन गैस जो कि 10 ग्राम की मात्रा में है उसको खूब दाब दिया गया है, कंप्रेस्ड किया गया है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर, 10 लीटर से 5 लीटर तक का। अब कह रहे हैं कि बताइए, कैलकुलेट कीजिए क्या QW डेल्टा E फॉर दिस प्रोसेस। Q का मान क्या होगा, W का मान क्या होगा, डेल्टा E का मान क्या होगा इस प्रोसेस में। अगर रेडबर्ग कांस्टेंट R का क्या मतलब है, रेडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है R 2.0 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो यहाँ पर हो सकता है R का मतलब कुछ और भी हो सकता है क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट 0.8314 होता है। एंड log 2 की वैल्यू दी हुई है, एटॉमिक वेट आर्गन की दिया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में है, इसको जो है
हम लोगों ने फार्मूले से 27 प्लस 273, तो यहाँ पर इसको केल्विन में बदल लिया है, ये चीज़ अलग है, ध्यान रखना ये चीज़ अलग है, ठीक है। इसमें इसको केल्विन में बदला तो 300 केल्विन हो गया टेम्परेचर। फिर उसके बाद V1 जो है 10 लीटर दिया हुआ है, V2 जो है 5 लीटर दिया हुआ है, R जो है आपको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल है। तो यहाँ से W निकाल लो, -2.303 इंटू आपका 0.25 है। फिर उसके बाद जो है 2 इंटू 300 क्योंकि टेम्परेचर है, 2 आपका R है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ R, ये है आपका टेम्परेचर T, और क्या कहते हैं 2.303, तो लॉग बेस 10 में बदला है इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया गया है, और ये लॉग है, और ये V2 अपॉन V1 यानी 5/10 है, ये फार्मूला है। तो ये इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर डाटा रखा गया है, ये आपका V2 है अपॉन V1 है फार्मूले में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब इससे जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा log 1 माइनस log 2, ये इसके सॉल्व किया तो वैल्यू आया -0.3, माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो यहाँ पर जो है वैल्यू दिया हुआ है कि देखिए log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 1 0 होता है, तो इससे W की वैल्यू हमको मिल गई 103.635 कैलोरी। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U का मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है, और ये इंथैल्पी भी 0 है, देयरफॉर Q इक्वल टू U माइनस W, तो Q इक्वल टू -W, तो कुल मिलाकर के जो नेट हीट आएगा वो -103.635 कैलोरी। Q क्या है, नेट हीट है। ये हो गया आपका। तो यही चीज़ पूछ रहा था कि Q बताइए, W बताइए, डेल्टा E बताइए, तो आपने सारा मान निकाल लिया, यानी इसका ऑप्शन C वाला सही है। अब देखो उसके बाद 51 में क्या कह रहा है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया है। द सिस्टमेटिक जियोग्राफी अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई विंडाल की ला ग्लॉस और फ्रेडरिच रेडजेल, रिचर्ड हार्टस्ट्रॉम और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यही आंसर होगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है। इसमें स्थान व उसके विविध लक्षणों, वितरणों व स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। भूगोल अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया, जबकि कार्ल रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया है। ठीक है, अब आते हैं ये समीकरण वाला, इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है, बैठ जा, x² - 5 मॉडुलस x + 4 है, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये किसके 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है मान लो कि ये मॉडुलस x अभी वैसे ही बने रहने देते हैं, तो ये 4 बन जा 4 है, तो इस -5x को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, x² माइनस इसको देखो 4 + 1 लिख दिया, 5 को मैंने, मॉडुलस x वैसे +4 = 0। इधर समझ आया। मॉडुलस सर हटेगा तो फिर क्या? अभी मॉडुलस को मैं कुछ नहीं करूँगा। मॉडुलस का देखो मतलब है कि या तो ये +x देगा या तो ये -x देगा, और ये +x कब देगा, जब x > 0 होगा, और x जब <0 होगा तो -x देगा। मतलब x की वैल्यू जब 0 से कम होगी तो ये वैल्यू मॉड हट के माइनस लग जाएगा x के आगे, और जब x की वैल्यू > 0 होगी तो मॉड हटेगा प्लस लगेगा। बस यही है यहाँ पर। तो अभी इसको हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी ये हो गया x² माइनस देखो 4 मॉडुलस ऑफ x, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मॉडुलस ऑफ x + 4 = 0। ये समझ में आया। अब उसके बाद देखो इनका जो है पेयर अप करते हैं अगर, तो x जो है कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं लिख दूँ कि x² करो या फिर मॉडुलस ऑफ x² करो, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर ये मॉडुलस x² किया, क्यों किया सर आपने, क्योंकि यहाँ मॉड x कॉमन तभी ले पाएंगे ना जब ये और ये सेम रहेगा। तो ये मॉडुलस ऑफ x -4 देखो हो गया, और ये माइनस यहाँ पर कॉमन लिया 1, तो यहाँ पर भी देखो मॉडुलस ऑफ x -4 आ गया। इतना समझ में आया। अब ये इन दोनों में कॉमन है ये चीज़, तो ये मॉडुलस x -4
और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ से देखो मॉडुलस ऑफ x जो है 4 हो गया और मॉडुलस ऑफ x जो है 1 हो गया। अब ये x जो है क्या देगा, या तो प्लस x होगा या तो माइनस x। तो देखो ये प्लस x इक्वल टू 4 कर लो और माइनस x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और x की वैल्यू माइनस 4। इधर से भी ऐसे ही, तो ये x की वैल्यू 1 और माइनस x इक्वल टू 1, तो यानी x इक्वल टू माइनस 1। तो ऐसे कितने आंसर आ रहे हैं x के, 4 माइनस 4 फिर 1 और माइनस 1। तो इस तरीके से कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, 4, 1 2 3 4। तो जितने सोल्यूशन रियल सोल्यूशन पूछा था, यानी इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ये सोल्यूशन समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं आपसे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू विच कंजर्वेशन लॉ। कह रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं किरचॉफ्स लॉ जो है किस कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहे हैं। एकदम सही है। कैसे कर रहे हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि देखो कोई जंक्शन है पॉइंट, तो यहाँ से जितनी करंट आएगी, मान लो ये करंट आ रही है, उतनी ही मात्रा में करंट जाएगी भी। तो अगर करंट आ रही है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट जी। तो वास्तव में तो चार्ज ही फ्लो हो रहा है ना जी। इसीलिए इसको कहते हैं कि जितनी मात्रा चार्ज की आई उतनी ही मात्रा गई। तो जैसे यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो होगा, जी। यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये करंट यहाँ से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर होगा, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन चार्ज आई उतनी चली भी गई। तो यही आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब तुम इसको कभी भूलोगे नहीं। इसी को ये समेशन आई इक्वल टू 0 लिखता है। मतलब समेशन आई का मतलब है कि सपोज करो आई ये है, I2 ये है, I3 ये है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू नेट 0 होगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो इसी को, इन तीनों को एक साथ ऐसे समेशन आई इक्वल टू 0 लिख देते हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 5 6 ऐसे बहुत सारे जंक्शन ऐसे बन सकते हैं। 0 तीनों इक्वल से जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा उतना आ भी रहा। हाँ, तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा सर, कि मान लो ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, 2 2 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर इधर से जाएगा, 2 2 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर गया। तो आने वाले को हम लोग पॉजिटिव साइन से लिखते हैं, जाने वाले को नेगेटिव से लिखते हैं। तो देखो +2 और यहाँ पर -4, तो सॉल्व करो तो 0 आएगा ना, इसीलिए इसको 0 लिखते हैं। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हु क्वाइंड फर्स्ट द टर्म जियोग्राफी। किसने जो है जियोग्राफी टर्म को पहले क्वाइंड किया था। तो बी आपका आंसर सही है, एरेटोस्थेनेज। क्या लिखा है, एरेटोस्थेनेज। इसको याद रखना, काफ़ी इनका कठिन नाम है भाई, याद रखना, भूलना मत इनको, एकदम रट लेना। अब नाम में क्या कॉन्सेप्ट बताएं। देखो क्या कह रहे हैं, एरेटोस्थेनेज यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। इतना सारा था, मतलब मर चुके हैं। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया गया है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही भूभौतिक जियोडेसी को जन्म दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं द मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये तो सभी को पता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n+1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो n², इसको मीन निकालोगे तो जितना होगा उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पहले तो ये हो गया, अब जितना हुआ उससे डिवाइड करो, यानी n हुआ तो n से डिवाइड करेंगे, तो एक है ये n कट जाएगा, तो बचा कितना हमारा, इसको सॉल्व करने पर हमारा बच रहा है n+1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और ये ब्रैकेट जो है गलत जगह ही सॉल्व कर रहा है, मुझे यहाँ आपको बताना पड़ेगा। देखो n+1/2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, सॉरी n, क्योंकि n टाइम्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n² और n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 और ये n, ये होगा हकीकत में, ये ऐसे होगा। और इन्होंने यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट बना के गलत किया, ये यहाँ तक बस ब्रैकेट होगा और यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। n+1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n।
अब ये कैंसिल होगा तो देखो ये n+1 का स्क्वायर बाई 4 होगा, वही ये लिखा है। समझ पाए ना? तो ये जो क्यूबिक का मतलब क्या है कि समेशन के क्यूब हो जाए या समेशन n क्यूब का ये होता है फार्मूला n+1/2। अगर मान लो क्वेश्चन में स्क्वायर कर देता है ऐसे, तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर n+1 2n+1/6, फिर ये लिखते हैं इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर। और अगर केवल समेशन n मतलब नेचुरल नंबर की बात करता तो n+1/2 लिखते। ये सब इसमें नहीं दिया है, तो याद होना चाहिए आपको। तो ये भी पुलिस में आपकी भर्ती में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहे हैं 56 में कि कविता की परख निबंध के लेखक हैं, उनका नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल है, इनका याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941 तक हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्योपहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। कविता की परख के प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र शुक्ल ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के श्रेणी वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। नामवर सिंह हिंदी साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा के शीर्ष आलोचक हैं। अब इसमें देखो 57 वाले में, 57 में आपसे क्या कह रहा है कि मैच द टाइप ऑफ पैकिंग गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। इसमें देखो इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इसमें देखो इंग्लिश में लिखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और इसका इंग्लिश वाला उधर होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना। और उसके बाद है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन और क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। ये केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा सही होगा कि यहाँ पर जो पहला वाला जो कह रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसका आंसर ये हो जाएगा डी। पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स, क्योंकि डी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यही डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, कैसे होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में? ये जैसे कि मान लो मैंने इसको स्क्वायर क्लोज, केमिस्ट्री का पूछ रहा है, मैथ जरा, बट स्टूडेंट मतलब वही से कंफ्यूज आ जाएगा। ये केमिस्ट्री का है। जैसे ये ऐसे देखो 2D का मैंने बना दिया, सॉलिड स्टेट चैप्टर का है ये, 9th का ना? नहीं, क्लास 12th का है। अब ये ऐसे देखो लिया, याद आ रहा है? जी जी। अब इनको ऐसे देखो बनाओ, ऐसे इनको मिला दो, देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना? जी जी बन रहा है। तो वही ये कह रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन किसका है, क्या बन रहा है अभी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसके बदौलत बन रहा है? स्फीयर की बदौलत में। जी। तो वही ये होगा कि एकांतर, ये पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। सी का पहले का डी, पहले का डी है ना, ये पहला है, इसका ये डी होगा, ठीक है ना। नहीं समझ पाए? हाँ, मिला रहा है इसको। हाँ, अब उसके बाद दूसरा देखो क्या कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D, तो दूसरे का यहाँ पर देखो सी है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 4 होता है, बात सही है। फिर उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, 2D में तो 4 हो गया था, अब 3D में क्या होगा? 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो ए वाला ट्रेंगुलर वाइड और पैटर्न स्फीयर इज रिपीटेड इन एवरी 4th लेयर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड का बी होगा, यानी हेक्सागोनल पैकिंग 3 डायमेंशनल में पैटर्न ऑफ स्फीयर इज रिपीटेड इन एवरी 4th लेयर, हर 4th लेयर में पैटर्न जो है स्फीयर का रिपीट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये पहला ही चैप्टर है क्लास 12th का, उसी से दिया गया है। और लास्ट जो बच रहा है, तो लास्ट का जाहिर सी बात है ए हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का 3 डायमेंशनल करोगे तो ट्रेंगुलर वाइड बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऐसे देखो, ये है, ऐसे बनाए, ये ऐसे, तो ये देखो ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, और कर रहे हो जी। तो ये जो बन रहा है, तो ये कैसा बन रहा है? ट्रेंगुलर टाइप का। तो ये ट्रेंगुलर वाइड मतलब स्पेस खाली, ये ट्रेंगुलर वाइड स्पेस है, वही ये कह रहा है। सारी ये नहीं कहा है खेल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो उसके बाद 57 में के बाद 58 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था?
सटन एवं बोवेरी ने किया था, इसको याद रखना। वंशागति के क्रोमोसोम बाद को सटन और बावेरी ने 1902 में प्रस्तावित किया था। मेंडल के कारकों का जोड़ों समजात गुणसूत्रों के जोड़ों पर भौतिक रूप से स्थित होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस समजात गुणसूत्रों का ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, इसको याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट हमारा, यही होगा। सटन एवं बोवेरी ने इनका जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ये याद रखना। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये याद करने वाला ही चीज़ है, नाम अब याद करना ही पड़ेगा आपको। 59 में देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। जैसे डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रिक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंट यूजेज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश वर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। अब देखो इसके बाद 60 में क्या कह रहा है, एक परतंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या था। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन एन इकोसिस्टम इज रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर की वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल मॉइस्चर की वजह से भी होता है, मृदा की नमी की वजह से भी होता है, और अपरत की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिट्रिटस की भी वजह से भी होता है। अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। परतंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक ताप, मृदा की नमी, अपरदन की पद्धति आदि है। इसमें जीवाणु तथा कवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। कौन लेखक है भाई इसमें, तो इनके नामवर सिंह इनके लेखक हैं, यही इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। ही वाज डिसओबीडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। तो ये क्या है आपका, सिंपली ये एक सिंपल सेंटेंस है, ही वाज डिसओबीडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। ये वाला होगा, वो जो है आज्ञाकारी नहीं था इसलिए शिष्य ने उसको पनिशमेंट दिया। तो ये क्या सिंपल सेंटेंस है, यानी द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस। ये सिंपल सेंटेंस में बना दिया हमने, सिंपल सेंटेंस में बनाना था ना इनको। अब उसके बाद देखो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी कंज्यूमर। उपभोक्ता मतलब खाने, इसका इस्तेमाल सब लोग करते हैं ना। परतंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच जो भोजन श्रृंखला होती है वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इस भोज क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं। अच्छा, सबसे पहले शाकाहारी जीव आते हैं यानी गोट है, बाकी ये तो मांसाहारी और ये प्राइमरी कंज्यूमर में आता है और इसको लोग सबसे ज़्यादा खाते भी हैं ना आदमी। इस भोज क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक या स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उदाहरण खरगोश, गाय, बकरी, भैंसे, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी आदि। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोडाइट परत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिडोडाइट लेयर ऑफ द अर्थ इन द अर्थ। तो कौन सा है इसमें, अपर क्रस्ट जो है आपका इसका आंसर होगा कि भौतिक भूगोल के सामान्य सिद्धांत के लेखक डी के गुर्जर के अनुसार पेरिडोडाइट मेडल की ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक चट्टान है। पृथ्वी की ऊपरी परत के दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करती है, लेकिन जब कभी तापमान में वृद्धि व ऊपरी सतह के दबाव मुक्त होने के कारण यह पेरिडोडाइट चट्टानें पिघलकर मैग्मा निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, ये जो पेरिडोडाइट चट्टानें हैं यही पिघलकर मैग्मा निर्माण करती हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पेरिडोडाइट एक घनी मोटे दाने वाली आग्नेय शैल है जिसमें मुख्यतः ऑलिविन तथा पेराइक्सीन खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, मुगल काल में फिल इन द ब्लैंक्स उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो ये लाहौर था, सही है। मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। यह कश्मीर में लग्जरी उत्पादों जैसे शॉल, कालीन आदि का वितरण केंद्र भी था। इसका एक तरफा काबुल और कंधार के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, दूसरी ओर दिल्ली और आगरा के साथ। अब देखो 66 में जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रीच देयर मैक्सिमम लेवल एट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसको याद रखना, ये बायोलॉजी का है ना। अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं 67 क्वेश्चन में आपसे। 67 क्वेश्चन में कह रहे हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहा तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? यशोधरा। तो यशोधरा से उद्धृत है। अब उसके बाद ये है पी स्क्वायर प्लस 1/p² की पावर 12 के प्रसार में मध्य पद क्या था? मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो इसको बताना होगा मुझको। देखो यहाँ मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है p² प्लस 1/p² की पावर 12। अब ये फॉर्मूला याद रखना कि TR+1 जो होता है NCR और x की पावर n-r और y की पावर r होता है, ये इसमें लिखा नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ n है 12 और आपको चूँकि इसका मिडिल पद ज्ञात करना है और ये आपका देखो 12 है, तो मिडिल पद के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि इधर से 6, देखो इधर से 6 इधर से 6, यानी 1 से लेकर के 6 तक, फिर 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो n/2 + 1, ये इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो n क्या है 12, तो 12/2 + 1 तो क्या हो जाएगा 6 + 1 7, तो 7वां पद इसका मिडिल टर्म होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये T7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं T6 + 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। 6 + 1 भी 7 ही होता है। फिर उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो NCR है ये, यानी 12CR, R की जगह क्या हो गया इस समय 6 हो गया, तो वही ये लिखा हुआ है 12C6। फिर देखो x की जगह क्या है p² है, तो ये p² हो गया। फिर n इधर देखो क्या है 12 है, 12 माइनस और r क्या है हमारा ये 6 है, इससे कंपेयर करोगे r+1, तो r+1 क्या है 6+1, यानी कंपेयर करोगे तो r 6 हुआ। तो 12 - 6, y क्या है ये वाला y है, ये x है और ये y है, तो y की जगह क्या हो जाएगा 1/p² की पावर r क्या है हमारा 6 है। अब समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12C6, तो ये p², तो ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 24 माइनस ये 12 माइनस 6 6 2 12 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ये 1/p² है, इधर ध्यान दो, तो 1/p² क्या हो जाएगा p की पावर 12, ये कैंसिल आउट हो गया, 12C6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12C6 क्या होगा फॉर्मूला, ये NCR का फार्मूला लगेगा, क्या होगा n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n की जगह 12 है, r की जगह 6 है, तो जगह 12 फैक्टोरियल 12 - 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल 12 - 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व अगर करेंगे हम लोग तो ये मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणे, अब ये 6 फैक्टोरियल करोगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, याद आ रहा है। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 से 1 तक पीछे की ओर, 7 होता तो 7 से 1 तक पीछे की ओर मल्टीप्लाई, ये चीज़ है। यहाँ 12 फैक्टोरियल तो 12 से लेकर के पीछे तक ये 1 तक जाएगा अगर 6 फैक्टोरियल को और एक्सपेंड करेंगे तो 6 कट गया। अब ये आ गया, देखो यहाँ पर 6 और 5 4 3 2, तो ये 6 2 12 से देखो ये 12 गया। अब उसके बाद ये 3 से देखो ये 3 गया, फिर ये 5 4 20 है, तो 20 से देखो मैं सबसे पहले इस 5 से इस 2 को उड़ा देता हूँ 10 को, तो ये 2 आ जाएगा। अब इस 2 से यहाँ 4 बच रहा है, तो यहाँ 4 से इस 2 को ये आ गया, तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है 11 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7, ये बच रहा है। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 66 2 2 जा 4 4 3 जा 12, हाँ, या फिर ऐसे 22 22 गुणे 21, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 हो गया 7 3 जा 21 और 21 इंटू 22 इंटू 2 44 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 88, तो ये हो जाएगा 4 और 8 4 12 और एक 924 आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं पूरा? जी। तो ये जो है ऐसे कैलकुलेशन करना था बेटा।
अब उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 69 क्वेश्चन है आपका, द हड़प्पन पीपुल डिड नॉट नो द यूज ऑफ विच मेटल, कौन से मेटल को आयरन लोग के यूज बारे में। करना, आयरन के बारे में। सिंधु सभ्यता की खोज 1911 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के निवासियों को शुरू से ही लौह धातु के उपयोग का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी सोना, चांदी, तांबा, शीशा, टिन धातुओं से परिचित थे। इन्होंने टिन तथा तांबे से कांस्य धातु का भी प्रयोग किया था। आगे देखो क्या कह रहे हैं 70वें क्वेश्चन में, दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल, व्हाट इज दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये फैमिलियर रजिस्टर है जिसको हर कोई जानता है, समझता है।